हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने अपना बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि था बिजनेस सर्विसेज वो स्टार्ट करा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने के, क्योंकि ये चैप्टर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताता है। हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताता है जो कि हमारे आसपास तो रहती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें उतनी डिटेल में नहीं पता होता। तो ये चैप्टर्स उन डिटेल्स को काफ़ी हद तक पूरा कर देता है। तो आइए बच्चों, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था, अपना बैंकिंग सर्विसेज तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंश्योरेंस सर्विसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बिजनेस सर्विसेज के बारे में बताया था, यानी कि वो सर्विसेज जो कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने बिजनेस में पढ़ा था इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज थी। तो सर्विसेज कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आती है? टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। तो टर्शियरी इंडस्ट्री जब सपोर्ट करती है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, तो टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब सर्विसेज इंडस्ट्री। तो सर्विसेज का काम क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। उधर ही साइड कॉमर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड में भी सर्विसेज ही होती थी, वही सर्विसेज इंडस्ट्री वाली ही सर्विसेज होती थी। तो उनका काम वहाँ भी सेम रहता था कि ट्रेड को सपोर्ट करना। तो इवेंचुअली बिजनेस सर्विस का काम क्या होता है कि भाई इंडस्ट्री और ट्रेड को सपोर्ट करना बिजनेस सर्विसेज का काम होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया था। तो हम लोग इस वाले अपने लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आओ थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो कुछ मिलकर काम करेंगे। क्लियर है? या फिर कोई एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम करेगा। कुछ इस तरीके के हमारे क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स। अब यहाँ पर एग्रीमेंट किसके बीच में है? इंश्योरर के बीच में है और इंश्योर्ड के बीच में है। एग्रीमेंट दो पर्सन के बीच में है, इंश्योर्ड के बीच में, इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में। अब इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर होता है हमारा इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी या फिर हु अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द लॉस। हु अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द लॉस। अब इंडेमनीफाई का क्या मतलब होता है? इंडेमनीफाई मतलब किसी लॉस को रिकवर कर देना। क्लियर है? अगर मान के चलो मेरे गोडाउन में 10 लाख के गुड्स पड़े थे, उनमें आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे उस लॉस को इंडेमनीफाई कर देगी, मतलब मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट कर देगी। इन शॉर्ट में आप ऐसे समझ लो। और इंश्योर्ड कौन होता है? हु परचेजेस इंश्योरेंस, यानी कि जिसको अंडरटेकिंग दी जाती है। हु इज गिवन अंडरटेकिंग, हु इज गिवन अंडरटेकिंग, यानी कि जो इंसान, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को बताऊं कि जो इंसान पॉलिसी खरीदता है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, क्योंकि उसके लॉस को इंश्योर्ड करा जाना है। और इंश्योरर कौन होता है? जो पॉलिसी बेचता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो कि अंडरटेकिंग लेती है कि इंश्योर तू चिंता मत कर, तूने मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है, तो अब अगर तेरे को कोई लॉस होगा तो उस लॉस को इंडेमनीफाई मैं करूंगा, यानी कि उस लॉस को ठीक मैं करूंगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर मतलब कोई भी एक पर्सन जो कि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदेगा। अब उस एग्रीमेंट में क्या होता है? इंश्योरर एग्री करता है। इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को बोलता है कि जो तेरा कुछ भी लॉस होगा उसे मैं ठीक करूंगा। टू मेक गुड द लॉस, यानी कि इसका मतलब लॉस को ठीक करना। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना का घटित होना। अब सर, जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो उसके अंदर इवेंट के बारे में लिखा जाता है कि इंश्योरेंस किस रेस्पेक्ट में लिया जाता है। कि अगर आपके गोडाउन में, आपके स्टॉक में कुछ नुकसान हो गया, फायर से नुकसान हुआ तो इवेंट क्या होगा? फायर होगा। पानी से नुकसान हुआ तो इवेंट क्या होगा? पानी होगा। क्लियर है? अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें इवेंट क्या होगा? आपकी लाइफ के साथ, मतलब आपकी डेथ आपका इवेंट होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? उसके अंदर हो सकता है मैच्योरिटी पीरियड भी आपका इवेंट हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं। इवेंट का मतलब किस वजह से लॉस हुआ, लॉस का रीजन ही आपका बच्चों क्या होता है? इवेंट होता है। तो वो इवेंट उसके अंदर डिस्क्राइब होता है कि ये इवेंट की वजह से अगर लॉस हुआ तभी पेमेंट करा जाएगा। इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? प्रीमियम मतलब वो पेमेंट जो कि
इंश्योर्ड इंश्योरर को, यानी कि एक पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को देगा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए। फ्री में थोड़ा ना इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है, आपको पहले कुछ पैसा देना पड़ता है। तो जो आप पहले पैसा दोगे उसको बोलते हैं बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है बच्चों? इंश्योरेंस पॉलिसी बोला जाता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको 4 चीज़ें देखने की बड़ी ज़रूरत है। पहली चीज़, 2 पर्सन का अवेलेबल होना बड़ा ज़रूरी है, जो है हमारा इंश्योरर और इंश्योर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कि इंश्योर्ड जो है इंश्योरर जो है इंश्योर्ड के लॉस को ठीक करेगा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। वो इवेंट पॉलिसी के अंदर डिस्क्राइब होगा, क्लियर है। उसके बदले में जो इंश्योर्ड होगा वो प्रीमियम पे करेगा, किसे? इंश्योरर को। क्लियर बात है या नहीं है? और इसी पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बच्चों इंश्योरेंस पॉलिसी। बात आ गई समझ में? आप अपने घर पे भी जाकर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप क्या होंगे? उसमें इंश्योर्ड होंगे, और जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो क्या होगी? इंश्योरर होगी। वहाँ पे इंश्योरर आपको क्या दे रहा है? आपको दिलासा दे रहा है या फिर आपको अंडरटेकिंग दे रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर तेरे को इस इवेंट की वजह से अगर लॉस होता है तो उस लॉस को मैं भरूंगा। बात आई समझ में? वो इवेंट उसमें डिस्क्राइब्ड होगा। इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर डिस्क्राइब्ड होगा। आओ देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बच्चों 2 पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पर। पहली पार्टी है हमारी इंश्योरर, दूसरी पार्टी है हमारा इंश्योर्ड। अब गुड फेथ का मतलब बच्चों अच्छी फेथ मतलब भरोसा, यानी कि भरोसा होना चाहिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर। और भरोसा बच्चों कब होगा? भरोसा तब होगा जब एक दूसरे को ये लोग मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे। इंश्योर्ड अपनी साइड पर अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, उसे सारी इंपॉर्टेंट बातें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ेंगी। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूँ बच्चों, तो मैं इंश्योरर को ये सारी चीज, इंश्योरेंस कंपनी को ये सारी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे साथ हैं, यानी कि जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है, कि मैं किसी इलनेस मतलब किसी डिजीज़ का शिकार तो नहीं हूँ, लाइक हार्ट का पेशेंट तो नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मेरे शरीर में कोई पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझे जितने भी मटेरियल फैक्ट होंगे जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी को हो सकता है चेंज करें, ठीक है ना, वो सारे मुझे मटेरियल फैक्ट बताने पड़ेंगे। ऑन द अदर साइड इंश्योरर को भी अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योर्ड को बतानी पड़ेंगी, यानी कि ये दोनों पार्टीज़ की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उन्हें भरोसा एक दूसरे के ऊपर दिलाना। भरोसा कैसे दिलाया जाएगा? जब वो मटेरियल फैक्ट्स को, सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे। अगर सर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूँ, बात आई समझ में? और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के टाइम पर मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट हूँ, और कल को क्या हुआ कि मेरी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पर मना कर सकती है कि हम इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे। रीज़न बीइंग कि मैंने ये वाला बात उनको बताई ही नहीं कि मैं ऑलरेडी एक हार्ट का पेशेंट हूँ। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? क्लियर है? यानी कि अगर मैंने कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया है ना, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। अब यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। बेटा भरोसे के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू अदर, एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब आपको ये बात नहीं है कि आपको अपनी क्या बोलते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में भी सब कुछ बता देना है, वो बातें आपको बतानी है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेट करेंगी, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। इफ द इंश्योरेंस, ये हो गया, एंड लेटर ऑन द इंश्योरर कम टू नो अबाउट इट। अगर बाद में इंश्योरर को पता लगता है तो वो मना कर सकता है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है, और उसकी वजह से वो अपने इंश्योरेंस को वॉइडेबल भी कर सकता है, इंश्योरेंस को कैंसिल भी कर सकता है। मतलब ये मर्जी होती है इंश्योरर की, वो चाहे तो कह देगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी फिर तो होती ही नहीं ना, आपने बातें छुपाई, अब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, भूल जाओ इंश्योरेंस के बारे में। तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बच्चा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंश्योरेबल इंटरेस्ट? अगर बच्चों मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाता हूँ तो व्हाट इज़ माय इंश्योरेबल इंटरेस्ट? माई सेल्फ। मैं खुद के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मैं खुद हूँ। अगर मैं अपने मम्मी पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मेरे मम्मी पापा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैं। अगर मैं अपना स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ कि कल को आग की वजह से मेरा स्टॉक खराब ना हो जाए, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मेरे गुड्स हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं जिसका भी इंश्योरेंस करवा रहा हूँ वो मेरे से रिलेट करती है, चाहे मैं गुड्स का ओनर हूं तो एज अ ओनर वो मेरे से रिलेट कर रही है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? यानी कि मैं कहीं ना कहीं उस गुड्स के अंदर ओनरशिप रखा हुआ हूं,
है ना। अगर मैं खुद का इंश्योरेंस करवाता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मेरा खुद में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। यार मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मेरे लिए मेरे घर वालों की लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, एक रिलेशन ज़रूर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये लगे कि हाँ आपको वाकई में इस नुकसान की चिंता है, इस नुकसान की चिंता है। अच्छा, अगर सपोज करो मैं कल को शर्त लगाता हूँ कि मैं गया और मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि मुझे इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाना है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी क्या आपसे ये वाली बिल्डिंग रिलेट करती है। अगर सपोज करो वो बिल्डिंग मेरे से रिलेट करती ही नहीं है, वो बिल्डिंग मेरी है ही नहीं, मुझे नहीं पता वो बिल्डिंग किसकी है, कुछ भी नहीं है, तो क्या वो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है? वो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर इन केस फिर भी उस पर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्या दे देती है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंश्योरेंस दे देती है और वो बिल्डिंग को कुछ हो गया, है ना, तो ये तो एक तरीके से फ्रॉड हो गया ना, कि जो चीज़ मेरी है ही नहीं उसके लॉस मुझे कैसे हुआ। एक्चुअली मेरे को लॉस होना ज़रूरी है ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के केस में मेरे को लॉस होना ज़रूरी है। अगर मेरी हेल्थ को कुछ होता है मेरे लिए लॉस है, मेरे मम्मी पापा को कुछ होता है मेरे लिए लॉस है, अगर मेरे स्टॉक को कुछ होता है वो मेरे लिए लॉस है। बट मैं किसी थर्ड पार्टी की बिल्डिंग को इंश्योरेंस लेने जाता हूँ, अगर उस बिल्डिंग को कुछ हो गया तो वो मेरे लिए लॉस कैसे है? नहीं है ना, क्योंकि मैंने उस बिल्डिंग को बनाया भी नहीं है ना, मैं उस बिल्डिंग का ओनर हूं, तो वो मेरे लिए लॉस कैसे होगा? तो एक्चुअल में लॉस होना जरूरी है, और लॉस तभी होता है जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के टाइम पे वो इंटरेस्ट चेक करा जाता है, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस सब्जेक्ट पर आप लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक सब्जेक्ट मैटर हो गया, अगर स्टॉक के लिए इंश्योरेंस लिया जाएगा, मैं अपनी हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेना तो मैं खुद एक सब्जेक्ट मैटर हो गया। क्लियर है? विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गैम्बल। बच्चों वो एक जुआ ही तो हुआ। मतलब एक तरीके से अगर मैं किसी थर्ड पार्टी की बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस खरीदता हूँ, तो मैं एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी शर्ती तो लगा रहा हूँ कि यार देख 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ, अगर ये बिल्डिंग नहीं गिरी तो 1 करोड़ तेरा, और ये बिल्डिंग गिर गई तो तू मुझे 100 करोड़ रुपए देगा। तो एक तरीके से शर्ती तो लग रही है, जुआ ही तो मैं खेल रहा हूँ, गैम्बल। ठीक है। एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, फ्रॉड भी होता है, एंड लॉ डज नॉट परमिटेड, लॉ इसको परमिट नहीं करता। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी की बिल्डिंग करेगी तो मुझे लॉस कैसा? जब मुझे लॉस ही नहीं है तो ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंडेमनीफाई क्यों करेगी, मेरा लॉस ठीक क्यों करेगी, मेरा लॉस रिकवर क्यों करेगी? बात आ गई समझ में? ठीक है। थर्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू रिकवर द लॉसेस। इंश्योरेंस कंपनी जब मेरे लॉसेस को रिकवर करेगी, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इज इंडेमनीफाइंग मी, या फिर इंडेमनीफाइंग माई लॉसेस, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे लॉसेस को गुड कर रही है, मेरे लॉसेस को ठीक कर रही है। अभी तो पढ़ा था टू मेक गुड द लॉसेस, तो इसका मतलब क्या था? इंडेमनीफाई, इंडेमनिटी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी बस हमारे लॉसेस को रिकवर करने का रिकवर करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो प्रॉफिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इस केस में मैं एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ। सपोज करो मैंने एक इंश्योरेंस लिया था अपने स्टॉक के ऊपर। मेरे स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपीज़। मेरे स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपीज़। उसमें से बच्चों 5 लाख के जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए। वो क्या हो गए बच्चों? डिस्ट्रॉयड हो गए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब क्योंकि ये इंश्योर्ड था, ये इंश्योर्ड थे, मैंने इनका इंश्योरेंस ले रखा था, ये इंश्योर्ड थे। ठीक है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए का इंश्योरेंस मेरे को देगी? मैंने जो इंश्योरेंस करवाया था वो 10 लाख के गुड्स पे करवाया था। ये पूरे 10 लाख के गुड्स मेरे इंश्योर्ड थे, बट एक्चुअल में मेरे को लॉस कितना हुआ? लॉस मेरे को 10 लाख का हुआ नहीं, लॉस मेरे को तो 5 लाख का ही हुआ ना बस। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंडेमनीफाई कितना करेगी? 5 लाख करेगी। बात आई समझ में? अगर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 10 लाख के हिसाब से मेरे लॉस को रिकवर करे, तो बच्चों मेरा लॉस तो हुआ 5 लाख का, और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को लॉस के पैसे दिए कितने? 10 लाख। तो बच्चों मेरे को तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। तो ये प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये गलत है, ये बच्चों सब गलत है। तो जितने का लॉस हुआ उतने का ही इंश्योरेंस मेरे को मिलेगा। तो द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस। तो बिफोर द लॉस मेरे 5 लाख रुपए के गुड्स ठीक थे। ठीक है, लॉस होने के बाद 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी का काम बस ये है कि जितना मेरे को लॉस हुआ उसको ठीक करना है। ठीक है, जो सा लॉस हुआ ही नहीं उसको ठीक क्यों करेगी वो यार? बात आई समझ में? तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी।
फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो वही स्टॉक वाला एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास स्टॉक थे कितने के, 10 लाख रुपए के स्टॉक थे मेरे पास बच्चों 10 लाख रुपए के स्टॉक थे। बात आई समझ में। अब इन 10 लाख रुपए के स्टॉक को ना मैंने एक्चुअल में क्या कर रखा है, 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करवा रखा है। 2 इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योर्ड करवा रखा है। एक इंश्योरेंस कंपनी से मैंने 8 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, 8 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है इंश्योरेंस कंपनी ए। और एक इंश्योरेंस कंपनी से बच्चों मैंने जो इंश्योरेंस ले रखा है इनका, वो ले रखा है 6 लाख का। यानी कि एक कंपनी अगर मेरे को लॉस होता है तो मैक्सिमम 8 लाख रुपए का मेरे को वापस करेगी, और एक कंपनी जो बी कंपनी है वो मेरे को बच्चों 6 लाख रुपए वापस करेगी। मैंने 2 इंश्योरेंस खरीद रखे हैं, मैंने 10 लाख के गुड्स के 14 लाख के इंश्योरेंस खरीद रखे हैं, 2 अलग अलग कंपनी से करवा रखे हैं। हाँ मैं ऐसा करवा सकता हूँ। अब मेरे को बच्चों इसमें क्या हुआ, इसमें से 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब बच्चों अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरे को इसमें 5 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया। 5 लाख के स्टॉक मेरे बेकार हो गए तो 5 लाख का लॉस हो गया। अब अगर आप देख रहे होगे तो क्या 5 लाख रुपए का लॉस मेरे को बी भी दे सकता है, 5 लाख रुपए का लॉस मेरे को ए भी दे सकता है। ये दोनों लॉस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है वो 5 लाख से ऊपर का करवा रखा है। बात आई समझ में। तो मैं बच्चों ए के पास गया, मैंने बोला ए इंश्योरेंस कंपनी मेरी बात सुनो, मैंने आपसे 8 लाख रुपए का अपने गुड्स पे इंश्योरेंस ले रखा है। ए बोलेगी हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने 5 लाख रुपए का लॉस झेला है, लाओ मेरे लॉस को इंडेमनीफाई करो। ए बोलेगा सर वेट अ मिनट, आपने खाली मेरे से इंश्योरेंस ले नहीं रखा, आपने बी से भी इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर आपको लॉस हुआ है तो आप मेरे से ही क्यों पूरा लॉस रिकवर कर रहे हो? जब आपने 2 जगह से इंश्योरेंस कर रखा है तो आपको लॉस रिकवर भी दोनों जगह से करना चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने बोला अरे वाह, यानी कि 5 लाख तुम भी दोगे, 5 लाख तुम भी दोगे, तो मेरे को तो 10 लाख मिलेंगे। नहीं, अगेन द इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तो हो ही नहीं देगा। वो बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने जो हमसे इंश्योरेंस ले रखा है वो मेरे से 8 लाख का ले रखा है, बी इंश्योरेंस पॉलिसी से 6 लाख का ले रखा है, यानी कि आपने जो इंश्योरेंस ले रखा है वो 4:3 के रेशियो में ले रखा है। हाँ या ना? मैं बोलूँगा हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि 4:3 के रेशियो में मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 4:3 के रेशियो में मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। तो सर ये लॉस भी जो है ना, ये लॉस भी जो है वो 4:3 में ही इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर करके देगी, यानी कि 4/7 तो मेरे को ए देगा, और बी मेरे को कितना देगा, बी मेरे को देगा बच्चों 3/7। पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा, बट दोनों का सम मिलाकर जो है 5 लाख रुपए ही होगा। दोनों का सम मिलाकर बच्चों जो है वो आपका 5 लाख रुपए ही होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में अगर आपने कभी 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती हैं, ठीक है, तो जो लॉस होगा वो भी कंट्रीब्यूट होगा इन दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी में। बात आई समझ में? यानी कि जितना रेशियो के हिसाब से आपने इंश्योर्ड करवा रखा है खुद को, उसी रेशियो के हिसाब से आपके लॉस भी क्या होंगे बच्चों, रिकवर होंगे। तो आइए इसे पढ़ते हैं। According to this principle, if the person has taken more than one insurance policy, अगर एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर सेम है, यानी कि यहाँ पे सेम स्टॉक के लिए मैंने 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, देन ऑल द इंश्योरर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट, बेटा ए भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और बी भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा द अमाउंट ऑफ लॉस एंड कॉम्पनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। और देखो दोनों मिलकर देंगे तो मेरे को 5 लाख रुपए, ठीक है, मेरे को लॉस नहीं होगा, मेरे को 5 लाख का लॉस हुआ तो ए और बी मिलकर मेरे को 5 लाख का देंगे। बट यहाँ पर पॉइंट बस ये है कि ए अकेला 5 लाख नहीं देगा, बी अकेला 5 लाख नहीं देगा, दोनों मिलकर मेरे को 5 लाख देंगे। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर। मैं ऐसा भी नहीं कि 5-5 लाख रुपए के लॉस दोनों से रिकवर कर लूंगा, क्योंकि फिर प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट होने नहीं देता, अभी पढ़ के आए हैं। द इंश्योरर कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल लॉस इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच। तो इन द प्रपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच, मैंने दोनों मेरे को कितना कितना एश्योरेंस दे रही हैं। देखो 8 लाख ये दे रही है, 6 लाख ये दे रही है, तो इनका प्रपोर्शन कितना निकला बच्चों, 4:3। तो 4:3 के ही रेशियो में मेरे को क्या देंगे, ये मेरे को मेरा लॉस रिकवर करेंगे। बात आ गई बच्चों समझ में? यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट करें, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द लॉसेस, वो लॉसेस को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर आता है बच्चों आपका 5th प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कॉम्पनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। ये क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या बात कर रहे हो? ये ऐसे कैसे हो जाएगा कि इंश्योरर इंश्योर्ड बन जाएगा? बन जाएगा बिकॉज इधर इंश्योर्ड को आप एज अ इंश्योर्ड ना समझ के एज अ ओनर समझो। मैं इंश्योरेंस क्यों लेता हूँ? बिकॉज आई एम द ओनर। मैं अपने स्टॉक का इंश्योरेंस लूंगा बिकॉज आई एम द ओनर, ठीक है। तो फिर अब वही वाला एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। मेरा 10 लाख का
10 लाख का स्टॉक था जिसमें से 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। मेरे पास एक इंश्योरेंस पड़ा था जो कि मैंने ए कंपनी से लिया था, वो इंश्योरेंस था मेरा पूरा 10 लाख का। क्लियर है? अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मेरा 5 लाख का लॉस रिकवर करेगी। क्लियर है बच्चों? एक बात मेरे को बताओ, इसने मेरा 5 लाख का लॉस रिकवर कर दिया, यानी कि मेरा लॉस रिकवर हो गया। बच्चों आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अब इधर ध्यान से बात सुनना, वही पॉइंट को याद रखो कि प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट नहीं हो सकता। बच्चों मेरे लॉस के मेरे को 5 लाख रुपए मिल गए, हाँ मिल गए। कुछ तो स्टॉक ऐसा होगा जिसको कि मैं बेच के कुछ पैसा ले सकता हूँ, यानी कि कुछ स्क्रैप तो बचा होगा। इस लॉस के बाद बच्चों मेरे को जो 5 लाख का लॉस हुआ, इस लॉस का मैं स्क्रैप तो होगा, यानी कि कबाड़ तो बचा होगा। उस कबाड़ को बेच के सपोज करो मैं 50,000 रुपये कमा सकता हूँ। क्या बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं बच्चों, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं वो स्क्रैप बेच के 50,000 रुपये अपने पास नहीं रख सकता। वो 50,000 रुपये जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी में तो हमें लॉस दे दिया ना, हमें जो लॉस रिकवर करना था इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया ना। क्लियर है? तो लॉस होने से पहले वो गुड्स मेरे थे, अब इंश्योरेंस कंपनी का क्योंकि मेरे को लॉस का पैसा दे दिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के वो गुड्स हो गए। अब वो गुड्स किसके हो गए? इंश्योरेंस कंपनी के हो गए, यानी कि पहले गुड्स का ओनर मैं था, बट अब मैं जिस पोजीशन पे खड़ा था एज अ ओनर, इंश्योरेंस कंपनी भी उसी पोजीशन पर आके खड़ी हो गई एज अ ओनर। बात आई समझ में? तो इसका मतलब ये था, इन अदर वर्ड्स व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस, अगर इंश्योर्ड को लॉस के लिए कंपनसेट कर दिया गया है तो द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम और हर, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस टू द इंश्योरर। यानी कि अगर मेरे को 5 लाख के लॉस के बाद मेरे को अपना नुकसान मिल गया, मेरे को अपना लॉस रिकवर हो गया, तो उसके बाद जो उन गुड्स होगा, जो स्क्रैप होगा, उस स्क्रैप का ओनर कौन हो जाएगा? मैं नहीं हूँगा, इंश्योर्ड ओनर नहीं होगा, इंश्योरर ओनर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देख रहे होंगे कि इंश्योरर ने जगह ले ली इंश्योर्ड की, तो उसके लिए ये वाली लाइन यूज करी गई कि द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब कॉज। इंश्योरेंस लॉस होने के पीछे क्या कॉज था। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इवेंट, जो कि यानी कि जो इवेंट हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने लिखवाया था कि हम इंश्योरेंस फायर की वजह से ले रहे हैं, क्या इंश्योरेंस हम लोग पानी के नुकसान की वजह से ले रहे हैं, या इंश्योरेंस हम लोग क्या बोलते हैं किसी और रीज़न की वजह से ले रहे हैं। बात आई समझ में? तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट को चेक करेंगे, क्या एक्चुअल में जिस कॉस्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे वादा करा था कि वो हमारे इंश्योरेंस को रिकवर करेगी, हमारे लॉस को रिकवर करेगी, क्या एक्चुअल में लॉस उसी कॉस्ट की वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंश्योरेंस में ये लिखवाया था कि जो मेरा स्टॉक में, जो मैं स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे गोदाम में आग लग गई, यानी कि मैं फायर इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो क्या एक्चुअल में इवेंट जो मैंने लिखवाया था वो आग लगने की वजह से लिखवाया था? क्लियर है? क्या एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो आग लगने की वजह से ही होगा? तो हम लोग कॉस्ट को मैच करेंगे यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज, देन द इंश्योरेंस कैन डिनाई टू पे द कॉम्पेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया था स्टॉक, वही स्टॉक मेरा कितने का था बच्चों? 10 लाख रुपए का था, है ना, और इस पे मैंने लिया था बच्चों फायर इंश्योरेंस। अब आप समझ गए होंगे कि सर मैंने इंश्योरेंस कंपनी में लिखवाया होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखवाया होगा कि जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है स्टॉक, उस स्टॉक को अगर आग लगने की वजह से लॉस हुआ तो कंपनी मेरे को कॉम्पेंसेट करेगी। क्लियर है? बट एक्चुअल सीन क्या हुआ बच्चों? एक्चुअल सीन क्या हुआ, जो मेरा स्टॉक था उसमें लॉस तो हुआ मेरे को 5 लाख का, बिल्कुल ठीक बात, बट ड्यू टू रेट्स, बेटा उस स्टॉक को ना चूहे खा गए। अब यहाँ तो कॉज बदल गया, यहाँ तो कॉज बदल गया, क्योंकि रियलिटी में तो मैंने लिखवाया था कि आग लगने की वजह से मेरे को लॉस का कॉम्पेंसेशन होगा, बट यहाँ तो आग लगी ही नहीं, यहाँ तो चूहे खा गए। चूहे खा गए बच्चों, चूहे खा गए। क्या इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी? नहीं करेगी, कॉज बदल गया। द कॉज इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट इज रिटेन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर कॉज अलग हो गया बच्चों, यहाँ पर कॉज अलग हो गया। बात आई समझ में? तो इन दैट केस प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा भी अप्लाई होता है, यानी कि जिस कॉज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखवा रखा है उसी कॉज की वजह से आपको लॉस होना चाहिए। अगर किसी और कॉज की वजह से लॉस हुआ तो इन दैट केस इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पैसा नहीं देगी। 7th है आपका प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। According to this principle, the insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक वही 10 लाख का है,
बच्चों सपोज करो मैंने इन 10 लाख के स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं लिया, तो क्या मैं इनका ध्यान रखूंगा? हाँ जी, मैं इनका ध्यान रखूंगा। अब यार अगर मुझे पता है ये स्टॉक जो है ऐसा है कि बहुत जल्दी आग पकड़ेगा और मैंने इंश्योरेंस नहीं ले रखा, तो बच्चों मैं क्या क्या इनके लिए वो करूँगा, क्या क्या इनके लिए स्टेप्स लूँगा कि ये स्टॉक का मेरा नुकसान ही ना हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा इंश्योरेंस है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगवाऊंगा। क्लियर है या नहीं है? और जितने भी आग लगने के रीज़न हो सकते हैं, मेन रीज़न शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट का जो कनेक्शन होगा मैं अपने स्टॉक वाली जगह से बहुत दूर लगवाऊंगा। तो मैं कुछ स्टेप ले रहा हूँ नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो सर सेम स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे आपको तब भी जब आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी आए और फिर आप लापरवाह हो गए। अब क्या, अब तो आग लग भी जाए तो ही क्या टेंशन है मेरे को, इंश्योरेंस कंपनी लॉस दे देगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि आपने ऑलरेडी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। ठीक है, तो मुझे अपने स्टॉक को बचाने के लिए मेरे पास सबसे पहले होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर। मुझे पता है आग लग सकती है, तो मुझे लॉस ना हो तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर तो होना चाहिए कि भैया आग लगी तो जल्दी से मैं फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से उस आग को बुझा सकता हूँ। क्लियर बात है या नहीं है? बट इवेंचुअली क्या हुआ कि आग लग गई। क्लियर है, मेरे को वही 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी वाले आए चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में लॉस हुआ क्या है, वो देख रहे थे। वो मेरे से पूछते हैं फायर एक्सटिंग्विशर था? मैंने कि नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर तो मेरे पास नहीं था। तो वो इस केस में मेरे को इंश्योरेंस का पैसा देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर आप सोचो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी ना होती तो आप फायर एक्सटिंग्विशर लगवाते? मैंने कि हाँ लगवाते। तो सर वो सेफ्टी मेजर होता है जो आपको लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस का पॉलिसी हो या ना हो, क्योंकि आपने वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया था। तो इसका मतलब हम लोग मानते हैं अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता तो आपका लॉस कम होता, आपका लॉस इतना होता ही नहीं या फिर आपका लॉस होता ही नहीं। तो इन डेट के सॉरी, हम आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि आपने अपनी साइड से कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे, आपको लेने चाहिए थे। क्लियर है? तो वही बात बोली, द इंश्योर शुड नॉट बिकेम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी का केयरलेस नहीं होना चाहिए आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद बेटा पैर पे पैर रख के नहीं बैठना है। जैसे हम उसकी केयर इंश्योरेंस लेने से पहले कर रहे थे, वैसे ही हमें उसकी केयर इंश्योरेंस लेने के बाद करनी है। बच्चों एक बात बताओ, मम्मी पापा अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, तो जिस टाइम पे वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उससे पहले तो आपकी बड़ी चिंता करते हैं, बेटा ठीक रहियो, बेटा तू खेलियो कूदियो, खूब खेलियो कूदियो, बट चोट मत लगनी चाहिए, तेरे चोट ना लगनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। हाँ जी बोलते हैं। अगर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया तो बेटा वो आपको बेल्ट से थोड़ा ना पीटेंगे, वो आपको थोड़ा धक्का दे देंगे ऊपर। इंश्योरेंस पॉलिसी है, पैसे मिल जाएंगे, ठीक हो जाएगा बच्चा, फेंक दो, ऐसे थोड़ा ना करेंगे। केयर तो वो भी करते हैं ना, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी हो या ना हो। ऐसी प्रॉपर्टी की भी केयर करनी चाहिए ना, ऐसे स्टॉक की भी केयर करनी चाहिए। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है इसका मतलब ये थोड़ा ना बेटा उसमें आग लगा दोगे तुम, ऐसा थोड़ा ना करना होता। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट, बेटा उसे भी तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू सेव द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, उसे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो अगर वो उसे डर है कि उसने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, इसका मतलब क्या है कि उसे डर है कि उसका स्टॉक आग से चल जाएगा, तो उसे इसका प्रिकॉशन लेने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तो एटलीस्ट लगवाना चाहिए था ना। उसने नहीं लगवा रखा, इंश्योरेंस कंपनी को पता लग गया, उसने मना कर दिया, फिर वो दिखा रही है देखो हम बिल्कुल वैलिड है। प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा आपने नहीं लिए, गेट लॉस्ट। ये हो गए आपके बच्चों प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल्स हैं। आई होप आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? इंश्योरेंस के ना 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। पहला लाइफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मरीन इंश्योरेंस। आओ देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है तो समझ गए होंगे सर, लाइफ तो स्टॉक की होती ही नहीं है, तो लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हम किसी पर्सन का इंश्योरेंस करवाएंगे। ठीक है, तो लाइफ इज रिलेटेड टू द पर्सन, पेट का भी नहीं बच्चों, पर्सन का इंश्योरेंस करवाएंगे। बात आई समझ में? लिविंग बीइंग का इंश्योरेंस करवाएंगे, पर्सन का इंश्योरेंस करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब लेते हैं? जब हमें डर होता है, फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। या तो हमें डर होगा कि बच्चों हम ना बहुत जल्दी मर जाएंगे, हमें लगने लगता है नहीं यार अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं है, हमें भी लगता है कि भगवान ने ठान लिया है वो जल्दी हमें अपने पास बुला लेंगे। तो या तो हम डरे हुए हैं कि हो सकता है हम जल्दी ना मर जाए। अगर हम जल्दी मर गए तो हमारी जो पीछे हमारी फैमिली है उनकी देखभाल कौन करेगा? ठीक है, हम लोग उन्हें पैसा कमा के दे रहे हैं, यानी कि हमारे मरने के बाद भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी। तो अगर हम लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं और हम जल्दी मर गए तो इंश्योरेंस कंपनी हमें
वो पैसा दे देगी, मतलब मैं तो नहीं रहूँगा, मेरी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा, तो एटलीस्ट मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को फाइनेंशियली तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो मेरी आत्मा को गाली तो नहीं देगी। बात ही समझ में या फिर नहीं है, क्योंकि फाइनेंस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी हमें डर होगा कि हम जल्दी ना मर जाए, उस जगह पर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अगर मैं जल्दी चला गया तो मेरी फैमिली मेरे पीछे से परेशान ना हो, पैसे के लिए इधर उधर ना भटके, कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। इस वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, जब हमें डर होता है हम जल्दी मर जाएंगे समटाइम्स। लेकिन कभी कभी पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट and economic independence during their old age. When people think of living too late then to get same financial support during old age, also the insurance policy is taken. कभी कभी तो हमें डर था यार जल्दी ना मर जाएं, ठीक है, तो हमें फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। कभी कभी हमें डर लगता है कि यार हम बहुत लेट ना मरें, क्योंकि जब हम बहुत लेट मर जाएंगे तो हमारी देखभाल करेगा कौन, हम बूढ़े होंगे, अब बुढ़ापे में तो हम काम कर नहीं सकते, तब पैसा कहाँ से आएगा। तो उस बुढ़ापे में हमारे पास पैसा आता रहे, उस बुढ़ापे में हमें पैसे की कोई दिक्कत ना रहे, तो हम लोग लेते हैं बच्चों, तब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ताकि हमें बुढ़ापे के टाइम पर हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पाए, हमारे पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हमें अपने किसी और के ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े। तो देयरफॉर इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम, उसे प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा, वो तो पढ़ के आ रहे हैं, एंड रिटर्न्स अ कॉम्पनसेशन इज एश्योर्ड। और अगर हम जैसे प्रीमियम पे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे बच्चों, एश्योर्ड हो जाएंगे एट इज डेथ और द मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम्स अर्लियर। अब बच्चों पहले केस में अगर मैं देखता हूँ तो मैंने इंश्योरेंस लिया था कि भाई जल्दी ना मर जाऊँ, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी ने, मैंने उससे बोला कि बच्चों देखो जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सर सुनो, हम ना 60 साल तक इंश्योरेंस जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, अगर आप 60 साल से पहले मर गए तो ये पैसा आपका। बात आई समझ में, ये पैसा किसका, ये पैसा आपका मतलब ये पैसा जो है हम लोग आपकी फैमिली को दे देंगे अगर आप 60 साल से पहले मर गए। तो अगर आप 60 साल तक नहीं मरे तो ये पैसा हम आपको दे देंगे, ये पैसा आपका हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में अगर बच्चों में 60 साल से यानी कि 60 साल के बाद का टाइम ये है ये, और 60 साल से पहले का टाइम है ये, अगर बच्चों में इस जगह पे मेरी डेथ हो गई, तो पैसा कब मिलेगा, तो पैसा इस टाइम पे मिलेगा जो जल्दी हुआ, यानी कि 60 साल पे पैसा, 60 साल पे मैच्योरिटी डेट थी, तो मैच्योरिटी और डेथ जो जल्दी होगी पैसा वहाँ मिल जाएगा, पैसा मेरे को ऑफकोर्स की वजह डेथ पे मिलेगा। सपोज करो बच्चों मेरी डेथ होती है इधर, तो पैसा कब मिलेगा, इधर या फिर इधर, सर पैसा मिलेगा जब आप 60 साल के हो जाओगे। तो इस लाइन का मतलब ये है, देखो दोनों केसेस में समझो, अगर डेथ पहले हो गई तो डेथ पे पैसा मिलेगा, अगर 60 साल के पहले हो गए तो 60 साल पे पैसा मिलेगा। तो जो पहले आ जाएगा, चाहे मैच्योरिटी पीरियड पहले आ जाए या फिर डेथ पहले आ जाए, तो पैसा पहले वाली इवेंट के ऊपर हमें मिल जाएगा। द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, प्रीमियम मंथली भी पेड कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, यानी कि हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, और हर साल यानी कि हर 12 महीने के बाद भी हम पैसा पे कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस कि हम प्रीमियम कैसे पे करना चाहते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के मेन एलिमेंट क्या है एक बार देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बेटा आप पढ़ के आ रहे हैं, हमें सारी बातें बतानी पड़ेंगी। द एज्यूम्ड शुड बी ऑनेस्ट, द एज्यूम्ड शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट अबाउट हिज हेल्थ टू द इंश्योरर। ये अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट, ये भी पढ़ के आ रहे हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्लियर बात है या नहीं है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को बच्चों समझने की कोशिश करो। हम अभी ना स्टॉक वाला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जिस टाइम पर हमने पॉलिसी दी, देखो देयर आर टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करा, एंटर्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक वो टाइम है जब हमने इंश्योरेंस पॉलिसी साइन करी थी, एंटर्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब टाइम चलना स्टार्ट हुआ, फिर एक टाइम आया सर डेट ऑफ लॉस। ये डेट है वहाँ जहाँ हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बच्चों स्टॉक के केस में, यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि स्टॉक के केस में, यानी अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन के केस में नहीं, स्टॉक के केस में, बिल्डिंग के केस में, कार्गो फ्रेट वगैरह इन चीज़ों के केस में बच्चों, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में मान लेता हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में बच्चों
इस जगह पर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, इस जगह पर भी बच्चों इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और बच्चों इस जगह पर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको इंश्योरेंस मिलेगा, अगर आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस आप तभी साइन कर सकते हो जब आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और आपको जिस दिन लॉस हुआ उस दिन भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी था। सपोज करो अगर मैंने स्टॉक खरीदा, ठीक है, तो मेरे पास स्टॉक है तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया, उस दिन तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सपोज करो वो मैंने स्टॉक किसी और को बेच दिया, तो अब वो जिसके ऊपर मैंने इंश्योरेंस लिया था वो तो अब किसी और का है, तो यानी कि जिस दिन मेरे को क्या हुआ, अब उसके यहाँ पहुँचा तो उसके यहाँ आग लग गई, क्या मैं उस स्टॉक को अब जो किसी और का है उस पर मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि जिस दिन लॉस हुआ वो उस दिन मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। तो नॉन लिविंग थिंग्स के केस में जिस दिन लॉस हो रहा, जिस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उस दिन भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और जिस दिन लॉस हो रहा हो उस दिन भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस के केस में, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस के केस में, ह्यूमन के केस में बच्चों आप वही दो लाइन, यानी कि जिस दिन आपने डेट ऑफ इंश्योरेंस, आपने जिस दिन इंश्योरेंस लिया, फिर आपकी टाइम चलना स्टार्ट हुआ और हुआ भाई डेट ऑफ लॉस, यानी कि डेथ हो गई किसी की। अब इस केस में बच्चों क्या है कि ज़रूरी नहीं है, देखो इस दिन तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, जिस दिन आप इंश्योरेंस लोगे उस दिन तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बच्चों ज़रूरी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बट जिस दिन आप लॉस हुआ उस दिन नॉट नेसेसरी, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट डेट ऑफ इंश्योरेंस के टाइम पर होना ज़रूरी है, डेट ऑफ लॉस के टाइम पर होना ज़रूरी नहीं है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि जिस दिन हमें लॉस होगा या फिर जिस दिन हमारी मैच्योरिटी होगी उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। बात आई समझ में? इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सपोज करो बच्चों, सपोज करो एक पर्सन है परम, क्लियर है, उसकी शादी हुई एक लड़की के साथ जिसका नाम है सी। बात आई समझ में? एक लड़की के साथ शादी हुई जिसका नाम है सी। अब इवेंचुअली हुआ क्या कि इन्होंने परम ने क्या करा, अपनी बीवी के नाम पर इंश्योरेंस खरीदा। तो जिस दिन बच्चों इंश्योरेंस खरीदा, सी परम की बीवी थी, यानी कि सी के अंदर परम का इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, तो इंश्योरेंस उसे मिल जाएगा। अब आफ्टर 2 years, 2 साल बाद इनका डाइवोर्स हो गया, इनका डाइवोर्स हो गया, और उसके 1 साल बाद एंड आफ्टर 1 more year, आफ्टर 1 more year यानी कि उसके और 1 साल बाद उसे पता लगा कि सी मर गई, सी डाइड, सी बच्चों मर गई। क्या परम अब सी के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा ले सकता है? ले सकता है, ले सकता है, क्लियर है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी खुद बोलती है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ इवेंट या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ जरूरी नहीं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। तो डिवोर्स के बाद परम का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी परम पैसा ले सकता है क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ये चीज़ बोलती है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ये चेक ही नहीं कर सकती कि कितना लॉस एक्चुअल में हुआ है। हमने इंडेमनिटी में क्या पढ़ा था कि उतना ही लॉस रिकवर करा जाएगा जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है। अगर 10 लाख में से 5 लाख का लॉस हुआ तो 5 लाख का ही लॉस रिकवर करेगी। लेकिन अब कोई पर्सन मर जाता है, क्या पता कर सकते हो कि कितने का लॉस हुआ? नहीं। तो इंडेमनिटी यहाँ पर अप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, मतलब यहाँ पर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का पूरा पैसा दिया जाएगा। द लाइफ ऑफ द ह्यूमन कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड, दैट इज वाई द अमाउंट पेएबल इन द इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एश्योर्ड इज फिक्स्ड इन एडवांस। मतलब ये तो पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि डेथ हो गई तो आपको इतना पैसा मिलेगा। वो वहाँ चेक नहीं करेंगे, अच्छा इंसान बेरोजगार था कम पैसा देंगे, अच्छा इंसान बहुत अच्छी जॉब कर रहा था ज़्यादा पैसा देंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड। वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, बट इंसान है, इंसान की लाइफ तो कौन ही कॉम्पनसेट करेगा। तो पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं अगर मर गया तो कितना पैसा हम लोग इस चीज़ के ऊपर देंगे। सेकंड होता है बच्चों फायर इंश्योरेंस। नाम से पता लग गया होगा, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो बच्चों यही है, ठीक है। सेकंड है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट है अंडर विच वन पार्टी यानी इंश्योरर
इन रिटर्न फॉर अ कंसीडरेशन, यानी कि इंश्योरर प्रीमियम मिलने के बाद एग्री कर जाता है कि वो अदर पार्टी का लॉस को इंडेमनीफाई करेगा। क्लियर है, फाइनेंशियल लॉस को इंडेमनीफाई करेगा विच द लेटर में सफर ड्यू टू डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट। सिंपल सी बात, यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी लाइनों में ये चीज़ बोल रहे हैं कि जब फायर इंश्योरेंस आप लेते हो तो इंश्योरर एग्री कर जाता है इंश्योर्ड का लॉस रिकवर करने में, अगर वो लॉस फायर की वजह से होगा, अगर वो लॉस बच्चों फायर की वजह से होगा। अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब क्या हो गया, अगर बच्चों मैंने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे कितना पैसा दे पाएगी, मैक्सिमम 10 लाख दे पाएगी, 10 लाख से ज़्यादा नहीं देगी। क्लियर है, अगर मेरा लॉस 10 लाख से कम हुआ है तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को उतना पैसा देगी जितना मेरे को एक्चुअल में लॉस हुआ है। बात आई समझ में? तो अगर मेरा लॉस 10 लाख से ज़्यादा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख तक ही देगी, अगर मेरा लॉस 10 लाख से कम है तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को उतना पैसा देगी जितना मेरे को लॉस हुआ है। बात ही समझ में? अगर मेरे को लॉस हुआ 8 लाख का तो इंश्योरेंस पॉलिसी खाली 8 लाख का ही मेरे को कॉम्पनसेट करेगी। जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज 1 ईयर, और जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली 1 ईयर हम लोग मान के चलते हैं। अगर मैंने इंश्योरेंस 1 साल का लिया है तो अगले 1 साल में वो लॉस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं वो लॉस, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद अगर हमें लॉस हुआ तो हम इंश्योरेंस कंपनी से आके बोल रहे हैं देख हमें लॉस हो गया पैसा दे। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई साहब मैंने जो आपको इंश्योरेंस दिया था, मैंने जो आपको इंश्योरेंस दिया था वो खाली 1 साल तक का दिया था, वो कंप्लीट कब का हो चुका, अब आपको हम लोग कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में? क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? तो आग लगने की वजह से जो लॉस होगा उस लॉस को कॉम्पनसेट करने की पॉलिसी को बोलते हैं बच्चों फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसके मेन एलिमेंट क्या होते हैं? द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे इंसान में आग नहीं लग रही है, यहाँ पर किसी नॉन लिविंग थिंग में आग लग रही होगी, स्टॉक में आग लग रही होगी, हो सकता है असेट में आग लग जाए कि मशीन में आग लग गई, फर्नीचर में आग लग गई, ऐसी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो दोनों टाइम पर, अभी मैंने बताया था आपको दोनों टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बड़ा जरूरी है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये तो पढ़ के आ रहे हैं, शो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी फॉर द इंश्योरेंस इज टेकन। तो इंश्योरेंस को बेसिकली जो इंश्योरेंस खरीद रहा है उसको सारी बातें बतानी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि ये अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल बोलता है। The principle of indemnity is strictly applicable to the insurance policy. लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर उतना ही लॉस रिकवर करा जाएगा जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है। अगर हमें 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 5 लाख रुपए ही देगी। क्लियर है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, हमें प्रॉफिट में तो बिल्कुल नहीं आने देगी। बात आई समझ में बच्चों? एज इंश्योर्ड गेट्स ओनली लॉस अमाउंट, खाली जो अमाउंट का लॉस हुआ वो मिलेगा, और द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा पॉलिसी का अमाउंट है वो 10 लाख है, यानी कि 10 लाख तक का लॉस अब मैं रिकवर करवा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला केस हम लोग लेके चलते हैं कि पहले केस में मेरे को लॉस हुआ 12 लाख का। तो बच्चों इसमें से छोटा अमाउंट कौन सा है? 10 लाख है। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना रिकवर करेगी? 10 लाख रुपए रिकवर करेगी, जो कम है वो रिकवर करेगी। बात आई समझ में? सेकंड केस लेके चलते हैं कि जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो थी 10 लाख रुपये, और जो मेरे को लॉस हुआ वो लॉस हुआ 8 लाख का। अब बच्चों मेरे को बताओ इसमें छोटा अमाउंट कौन सा है? 8 लाख। तो सर बच्चों कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 8 लाख रुपए देगी। तो इससे कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी उतना लॉस रिकवर करेगी जितने रुपए की मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उससे ज़्यादा वो रिकवर नहीं करेगी। ठीक है, फोर्थ है द कॉम्पनसेशन इज पेड ओनली व्हेन, कॉम्पनसेशन तभी पेड करा जाएगा व्हेन लॉस इज ड्यू टू फायर। यार आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको कॉम्पनसेशन तभी पे करा जाएगा अगर आपकी जो आपका लॉस हुआ फायर की वजह से हुआ। अगर आपका स्टॉक चूहे खा गए तो लॉस क्यों पे करेगी? वो नहीं करेगी, वो कहेगी कॉज अप्रॉक्सिमा, कॉज अप्रॉक्सिमा, व्हाट इज द कॉज? कॉज मस्ट बी फायर। क्या फायर लगी? हम कहेंगे नहीं लगी, चूहे खा गए, भाड़ में जाओ, सिंपल। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज अप्रॉक्सिमा इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। यहाँ पर कॉज अप्रॉक्सिमा का प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है। थर्ड आता है बच्चों आपका इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। मरीन से आप समझ गए होंगे बच्चों, पानी पानी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट। यार वही घुमा फिरा के अलग अलग डेफिनेशन आपके सामने रख सकते हैं। मेन पढ़ो, इन विच द इंश्योरर अंडरटेक्स, यहाँ पर इंश्योरेंस क्या अंडरटेकिंग ले रहा है? टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का लॉस रिकवर करने की बात कर रहा है, इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट मरीन लॉसेस।
मरीन लॉसेस सिंपल सेंस है कि जब आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है थ्रू द वाटरवेज, वेदर इट बी रिवर्स, वेदर इट बी सी, वेदर इट बी ओशन, तो उस केस में अगर आपका लॉस, आपका स्टॉक बीच में आपके स्टॉक का नुकसान हो गया तो उसको बोलते हैं बच्चों मरीन लॉसेस, यानी कि आपका लॉसेस समुद्र, आपका जो सामान था वो समुद्र में डूब के खराब हो गया, नदी में डूब के खराब हो गया, या आपका सामान सी में डूब के खराब हो गया। ठीक है, इन डेट केस भी आपको बताना पड़ेगा कि जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो मरीन लॉसेस यानी कि मरीन इंश्योरेंस जो आप ले रहे हो, तो आपको उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि आपका जो गुड्स होता है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपको सी से होता है, ओशन से होता है, या आपका क्या बोलते हैं रिवर से होता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, ऑल द मटेरियल फैक्ट्स आपको उन लोगों को बताने पड़ेंगे। उस अकॉर्डिंगली वो अपने रिस्क को जज करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर देंगे। मरीन रिस्क क्या होते हैं? पेरिल्स ऑफ सी, जैसे स्टॉर्म, सी के अंदर भी बच्चों स्टॉर्म आते हैं, कोलिजन, टाइटैनिक टकरा गया था ना आइसबर्ग से, वैसा वाला। कैप्चर, कि किसी ने बीच में बच्चों कोई लुटेरे आए और उन्होंने आपका सामान बच्चों कैप्चर कर लिया। सीजर, आप गलती से किसी और कंट्री के या फिर अनऑथराइज्ड वे में आप किसी और कंट्री के अंदर एंटर कर गए तो आपका गुड्स सी हो गया। सिंकिंग ऑफ शिप, आपका शिप डूब गया, ठीक है, आपकी नैया डूब गई। तो इस तरीके के पेरिल्स ऑफ सी यानी कि रिस्क इन्वॉल्व इन द सी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसीज आर। पहली क्या होती है? कार्गो इंश्योरेंस। यार इसको समझने के लिए सबसे अच्छा समझो, देखो डिंग 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 डिंग, ये रहा, आ जाओ बच्चों। ये बच्चों एक सीन चल रहा है, या फिर इसको हम ना दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये देखो बच्चों, है ना, ये बच्चों सी, ये बच्चों सी है, ये बच्चों समुंदर। एक सेकंड बना दूं बस। अब ये समुंदर है बच्चों आपका, ठीक है, ये सी है। इसके ऊपर बच्चों एक बोट चल रही है, इसके ऊपर बच्चों क्या चल रही है? एक बोट चल रही है, एक बोट चल रही है। देखो बच्चों, दिख रही है बच्चों बोट आपको? ये रही बच्चों एक बोट, ठीक है। उस बोट के ऊपर बच्चों कुछ सामान रखे हैं, उस बोट के ऊपर बच्चों कुछ रखे हैं सामान। देखो ये बच्चों कंटेनर रखे हैं इस बोट के ऊपर, जिसमें आपका गुड्स इन्वॉल्व है। ये कंटेनर रखे हैं, इनके ऊपर आपका क्या है बच्चों? गुड्स इन्वॉल्व है। इन कंटेनर्स में आपका गुड्स है। लो बच्चों, इनमें बच्चों आपका क्या है? इनमें आपका बच्चों गुड्स है। ऐसे ही तो होते हैं जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उसमें ऐसे ही तो कंटेनर लोडेड होते हैं, है ना। ये लो बच्चों, आपका इनमें क्या है? इनमें आपका बच्चों लॉस है, वो है गुड्स है। ये लो बच्चों कंटेनर। अब आप देखो क्या क्या चीज़ देख रहे हो, इसमें क्या क्या चीज़ है, और आप जैसे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपना सामान लेकर जा रहे हो, यानी कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से सामान आप यहाँ लेकर जा रहे हो, तो यानी कि ये जो पॉइंट आप बीच में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जाकर आपको क्या मिलेगा? एक फ्रेट मिलेगा। फ्रेट मतलब आपको भाड़ा मिलेगा। भैया पैसे भी तो लोगे, अगर आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चला रहे हो तो आपको भाड़ा भी तो मिलेगा, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो बच्चों। अब बच्चों इसके अंदर देखते हैं हमारी क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। देखो बच्चों, एक तो हमारा शिप इन्वॉल्व है, शिप, ठीक है। एक हमारा बच्चों गुड्स इन्वॉल्व है, और गुड्स को हम लोग बच्चों कार्गो भी बोलते हैं। हम लोग गुड्स को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्गो भी बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा बच्चों आप यहाँ देख रहे हो ना, ये फ्रेट इन्वॉल्व है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये हमारे पास तीन चीज़ इन्वॉल्व है, और इन तीन चीज़ों के ऊपर ही अलग अलग इंश्योरेंस करवाया जाता है। और आओ उन इंश्योरेंस को हम लोग देखते हैं, उन इंश्योरेंस को हम लोग देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक बार। पहला क्या है? कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो मतलब गुड्स। दिस इंश्योरेंस द फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स contained in the ships and the personal belongings of the crew and passengers। मतलब आप अगर मरीन इंश्योरेंस लोगे तो एक होता है आपका बच्चों कार्गो इंश्योरेंस। अगर आपने कार्गो इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी? जो आपका गुड्स जा रहा है शिप के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर, गुड्स जो होगा, जो आपका कार्गो होगा, वो सारा उसके अंदर बच्चों इंक्लूडेड होगा। और उसके साथ साथ पर्सनल बिलोंगिंग यानी कि क्रू और पैसेंजर्स भी तो होंगे ना उस शिप के ऊपर, तो उनका भी जो पर्सनल बिलोंगिंग होगी वो उसमें शामिल होते हैं।
सेकंड होता है बच्चों हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस मतलब बेटा शिप, द होल शिप, इंश्योरेंस होल शिप इज ऑल्सो इंश्योर्ड, उसको बोलते हैं हल इंश्योरेंस। अंडर द होल शिप इज इंश्योर्ड, इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल, यानी कि जो हमारा शिप था, जो हमारा जहाज था, जो जा रहा है एक जगह से, और वो भी इंश्योर्ड है, उसके इक्विपमेंट्स भी इन्वॉल्व है, लाइक उसके अंदर बच्चों फर्नीचर होगा, फिटिंग्स होंगे, टूल्स होगा, मशीनरी होगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मतलब पूरा का पूरा शिप इन्वॉल्व होता है। बात आई समझ में? यहाँ पर नहीं है, जनरली ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक्स हल इंश्योरेंस। बात आई समझ में? तो बच्चों गुड्स का इंश्योरेंस कौन लेगा? जिनका गुड्स ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। बात आई समझ में? यानी कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेज रहा हूँ तो मैं लूँगा बच्चों कार्गो इंश्योरेंस, क्योंकि मेरा गुड्स है। बट जिस शिप पे वो जा रहा है वो तो शिप मेरा नहीं है, तो हल इंश्योरेंस तो ओनर ऑफ द स्टॉक ले ही नहीं सकता। हल इंश्योरेंस कौन लेगा? ओनर ऑफ द शिप लेगा, क्योंकि शिप उसका है। शिप डूबेगा तो उसे भी तो नुकसान ही होगा ना। थर्ड होता है बच्चों फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस भी वही लेगा जो ओनर ऑफ द शिप होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि वो जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है और सामान वहाँ पर नहीं पहुँचा तो बच्चों उसका भाड़ा भी तो चला जाएगा, उसको तब भी तो करोड़ों रुपये का लॉस होगा। तो उस भाड़े को भी रिकवर करने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए होती है अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। इन मेनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पेज द फ्रेट ओनली व्हेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज सिक्योर्ड ऑन द हार्बर। और बेटा भाड़ा कब दिया जाता है? जब आपके पास गुड्स सही सलामत आ जाएगा। आप एक गुड्स मान के चलो कन्याकुमारी से दिल्ली ट्रांसफर करवा रहे हो, आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे गुड्स लेने गए, आपका गुड्स आया ही नहीं, तो क्या आप भाड़ा दोगे? आप नहीं दोगे। तो एक्चुअल में फ्रेट तब पे करा जाता है जब आपका गुड्स सही सलामत आपके पास आ जाता है। और बच्चों का शिप रास्ते में डूब गई तो क्या आपका गुड्स आपके पास आएगा? नहीं आएगा। इफ द शिप इज लॉस्ट इन द वे ऑफ डैमेज और थेफ्ट, देन शिपिंग कंपनी लूजेस द राइट ऑफ टेकिंग फ्रेट। शिपिंग कंपनी किस मुंह से भाड़ा लेगी? एंड हायर इज इंश्योर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लूजिंग अ फ्रेट। और इस वजह से इंश्योरेंस खरीदा जाता है ताकि उसको फ्रेट का लॉस ना हो। इसके मेन एलिमेंट्स देखते हैं। इसके बच्चों मेन एलिमेंट्स देखते हैं। पहला है द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। लॉस के टाइम पर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है। सेकंड, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ शो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल बैक रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ विच द इंश्योरेंस इज टेकन। वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं बार बार, वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है, मतलब द अमाउंट ऑफ पॉलिसी और द लॉस विच एवर इज लोअर वही आपको करवाना पड़ेगा अपना रिकवर, वही रिकवर हो सकता है। द कॉम्पनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू द सी पेरिल। और बच्चों इंश्योरेंस कंपनी देखेगी क्या आपका शिप एक्चुअल में सी में डूबा, बात आई समझ में? यहाँ पे नहीं आई, तभी आपको मिलेगा। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड। यहाँ पे कॉजा प्रॉक्सिमा भी स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड दिस फैमिली। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात बच्चों ध्यान के साथ सुनना। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस फॉर द डेथ होता है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इलनेस, ऑपरेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाई वगैरह, इन सब के खर्चे के लिए होता है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं इसका मतलब बच्चों मरने नहीं जा रहे हैं, हम ठीक होकर वापस आ सकते हैं। क्लियर बात है या नहीं है? तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल में हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, और जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो होता है बच्चों डेथ के लिए। बात आई समझ में? तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, इट कवर्स ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज। अगर आप हॉस्पिटल में क्या हो गए, एडमिट हो गए, तो जितना भी हॉस्पिटल का चार्जेस जाएगा, जितना भी डॉक्टर्स का चार्जेस जाएगा वो उसके अंदर कवर हो जाता है। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस इज कवर द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक सडन डिजीज या फिर सडन डिजास्टर इलनेस, यानी कि आपको अचानक से बहुत बड़ी बीमारी लग गई, जिस टाइम पर आपने इंश्योरेंस लिया था तब बीमारी नहीं थी, बट आपको इंश्योरेंस लेने के बाद अचानक से कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, मोस्टली एल्डरली पीपल यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में अपना समय बिताते हैं, तो उस चीज़ के लिए नर्सिंग होम चार्जेस होते हैं ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लाइक जब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपने घर के बड़े लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, अब उनकी हेल्थ तो यार बुढ़ापे में जाकर ख़राब होगी ऑफ कोर्स बात है, सीधी बात है, ख़राब होगी, भगवान करे नहीं हो, बट होती है। इट इज़ अ बेटर ट्रूथ जो कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर हम घर पर उनकी हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज के लिए कोई नर्स वगैरह रखते हैं, कोई डॉक्टर सुबह शाम आकर देखता है, तो उसकी खर्चे भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मेडिकल सप्लीमेंट, तो सर ऐसे मेडिकेयर प्रोग्राम की भी सिक्योरिटी शामिल होती है सोशल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि जो आप दवाई वगैरह खाते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। डिसेबिलिटी इनकम, अगर
आपकी किसी इलनेस की वजह से जो इंश्योर्ड होता है वो अब काम करने लायक बचता नहीं है, यानी कि इंश्योर को समझ लो एक बीमारी होती है, क्या बोलते हैं उसे, जिसमें आपका बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, पैरालिसिस। अगर इंश्योर्ड को मान के चलो पैरालिसिस हो गया, आप तो अचानक से ही हुआ, पहले बोल के थोड़ा ना आता पैरालिसिस अगले साल आऊँगा, ऐसा थोड़ा ना होता, अचानक से आ जाता है। तो पैरालिसिस के बाद ये देखा गया कि इंश्योर्ड काम करने के लायक नहीं है, लेकिन पैरालिसिस से पहले इंश्योर्ड जो था पैसे कमा रहा था। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी उसका भी पैसा देती है कि अगर आप महीने में काम करते टाइम पर 30,000 रुपये कमा रहे थे हर महीने के, और आप पैरालिसिस की वजह से अब वो 30,000 रुपये नहीं कमा पा रहे, तो इंश्योरेंस कंपनी वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ आपको देगी। तो बच्चों ये होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। और इसी के साथ हमारे इस लेक्चर के अंदर आप लोगों का जो इंश्योरेंस सर्विसेज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये पढ़ के बहुत मज़ा आया हो। तो बच्चों मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। और आप ये नोट्स हमारे साइंस एंड फन के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गुड बाय एवरीवन।